तो हाय एवरीवन, दिस इज समीर एंड यू आर वाचिंग सेमिकॉन। देखो यार, मैं आपको एक बात पहले बता देता हूँ कि मुझे कोई ये कमेंट नहीं करेगा कि सर आप किस लाइन में आ गए, आप हमें क्या बता रहे हो। अभी तक तो आप हमें पढ़ा रहे थे, आप हमारे लिए मोटिवेशनल वीडियोस ला रहे थे, आप हमारे को बहुत अच्छी अच्छी स्ट्रेटेजीज बता रहे थे, लेकिन आज आप हमें अचानक से गैस वर्क सिखा रहे हो, तुक्का कैसे मारे ये सिखा रहे हो। तो दोस्तों मैं बता देता हूँ कि तुक्का मारना एक बहुत बहुत बड़ी कला होती है, और इस कला के लिए भी गाइस दिमाग चाहिए। मान लीजिए आप किसी भी एग्जाम में रैंडम तुक्का लगाते हो, तो दोस्तों आपके उस रैंडम तुक्का में जो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो 20 से 30% की होगी। लेकिन अगर आप एग्जाम में मेरे बताए हुए 7 टिप्स जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं, अगर आप उनको अप्लाई करके या उनके साथ तुक्का मारते हो, तो दोस्तों आपके विनिंग प्रोबेबिलिटी 50 से 60% तक हो जाएगी। तो आप खुद सोच लो कि ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर इंपॉर्टेंट है तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि ये सब की सब टेक्निक्स बनाई किसने है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने बनाई है, और कौन बनाएगा। क्योंकि दोस्तों ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हम अपनी लाइफ में खुद डिस्कवर करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं। मैंने भी अपने अपने लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्स दिए हैं, और उन एग्जाम में मैंने भी बहुत बार तुक्का मारा है। अब रैंडम तुक्का नहीं मारा, क्योंकि मेरा वो एग्जाम क्वालिफाई हुआ है, मेरे मार्क्स अच्छे आए। तो मैंने जो खुद एक्सपीरियंस करा, मेरा मन हुआ कि मैं वह आप लोगों से भी शेयर कर दूं, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। देखो, अब मजाक से हटके मैं एक आपको डिस्क्लेमर दे देता हूं बिल्कुल सीरियस मोड पर। ये तुक्का मारने का या गैस वर्क आपका तभी काम करेगा जब आप अपने एग्जाम में रिस्क लेने वाली हालत में हो। यानी आप एग्जाम में गए हो और आप ऑब्वियस सी बात है कुछ पढ़ के तो गए हो, खाली हाथ तो नहीं गए हो। आप वहां पे पढ़ के गए हो, पेपर आपके सामने आ गया, आपने पूरा पेपर देख लिया और आपको जो जो आता था आपने वो अटेम्प्ट कर लिया। अब आप एक ऐसी सिचुएशन में हो कि अब आप ये कह रहे हो कि अब इसके ऊपर मुझे अटेम्प्ट नहीं करना, और ये जो मैंने अटेम्प्ट कर रखा है इसमें मेरा स्कोर अच्छा नहीं आ रहा, मैं क्वालिफाई नहीं कर रहा। मतलब आपको पहले पता लग गया कि कुछ नहीं हो सकता। अब आपके पास ये दो रास्ते हैं, या तो आप पेपर को सबमिट करके चले जाओ घर पे अपने, जिसका रिजल्ट आपको पता है नो, मतलब इसका रिजल्ट होगा कि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, आपके मार्क्स अच्छे नहीं आए। एक दूसरा रास्ता भी है कि आप अब रिस्क लो। देखो, रिस्क लेना जरूरी है, रिस्क है तो इश्क है ना। ये बात आपने डायलॉग सुना भी होगा कि रिस्क लेना अच्छी बात भी होती है, क्योंकि रिस्क तभी आप लो जब आप रिस्क लेने वाली हालत में हो। तो अब आपको यहाँ पे गैस वर्क लगाना है, तुक्के मारने हैं, लेकिन अब तुक्का भी आपको रैंडम नहीं मारना है, क्योंकि रैंडम तुक्का मारोगे तो 20 से 30% विनिंग प्रोबेबिलिटी होगी। और मेरी टिप्स के बाद अगर तुक्का मारोगे, मेरी टेक्निक्स के साथ तुक्का मारोगे, तो आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 50 to 60%। तो दोस्तों अब मैं आपको एक एक करके टेक्निक सारी बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत बढ़िया से सुनना। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बहुत बहुत अच्छा कंटेंट अभी लाने वाला हूं मैं, रेगुलर लेकर भी आ रहा हूं, और अभी मैं पढ़ाना भी शुरू करने वाला हूं। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया से आपको जो आपका सिलेबस है वो बढ़िया से कवर करने वाला हूं। तो वीडियो को शेयर जरूर करो, कम से कम एक दोस्त के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक भी जरूर करो। चलिए, हमारा सबसे पहला जो यहाँ पे टिप्स है, टिप्स नंबर 1। तो ये टिप जो है मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बता दिया था, जो मैंने बेस्ट ट्रिक के नाम से जो पब्लिक करी थी, और आप लोगों का बहुत प्यार मिला था उसके लिए, और काफी लोगों के बढ़िया बढ़िया कमेंट्स आए थे मेरे पास में। तो एक तो वही टेक्निक है जो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कि मान लीजिए आपने एग्जाम में अपने सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिए जितने आप अटेम्प्ट कर सकते थे। अब आपको बस नहीं हो रहा क्वेश्चन, और अभी भी काफी सारे क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसके अलावा अब आपको क्वेश्चन कुछ अटेम्प्ट नहीं हो रहा। तो देखो, ये स्टैटिस्टिकली स्टैटिस्टिकली प्रूव हो चुकी है कि अगर आप एग्जाम में 10 क्वेश्चन देखते हो, अगर आप 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर सी टिक करते हो, मैं बता रहा हूं 10 के 10 क्वेश्चन का आंसर सी टिक करते हो, तो उन 10 के 10 क्वेश्चन में आंसर की जो सी के सही होने की प्रोबेबिलिटी होगी वो भी अच्छी खासी होती है। मान लीजिए आपने 10 क्वेश्चन के आंसर का सी टिक करा, और जनरली ये प्रूव्ड हो चुका है कि अगर 10 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो, उसका सी ऑप्शन टिक करते हो, तो 10 के 10 सही आपके ना तो सही होंगे ना ही वो गलत होंगे। उन 10 में से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन 100% सही होंगे। मतलब 10 के 10 क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 से 4 क्वेश्चन के जो आंसर होगा वो सी पक्का होगा। इसका मतलब ये, अब यहाँ पे एक चीज आ जाती है, नेगेटिव मार्किंग। ये सब आपको पता है कि आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आप ये मान लीजिए आपने कहा एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, ठीक है,
और जो अगर आप गलत करते हो तो आपको वो -1 हो जाएगा। आपने 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करे, 10 में से आपके 6 क्वेश्चन गलत हो गए। कितने गलत हो गए? 6 क्वेश्चन गलत हो गए। तो 6 क्वेश्चन गलत हो तो 6 नंबर कम हो गए, ठीक है, माइनस हो गए, उनका माइनस कर दो। लेकिन आप ये देखो आपके 4 क्वेश्चन सही भी हुए हैं। 4 क्वेश्चन सही है, एक क्वेश्चन सही होने की जो नंबर थे वो 4 नंबर थे, तो 4 चौक 16, तो 16 नंबर आपको आ गए, ठीक है। 6 नंबर आपके चले गए, 16 में से 6 आएगा, कितने बचे? 10। तो दोस्तों ये 10 नंबर आपने कब लिए हैं? जब आप एग्जाम में हिम्मत हार चुके थे और आपने रिस्क लिया, नेगेटिव मार्किंग का इंपैक्ट पड़ा, लेकिन रिस्क लेने के बाद आपको तुम देखो 10 नंबर प्लस हो गए। आप सोचते हो नहीं सर ये ऐसा जरूरी नहीं है, 6 नहीं हो सकते, गलत, कभी कभी 7 भी गलत होते हैं। अब सोचो अगर मान लो 7 भी गलत हुए तो 7 नंबर माइनस हो गए, ठीक है, लेकिन कितने सही हुए? 3 सही हुए। एक क्वेश्चन सही होने के नंबर कितने हुए? 4, 3 चौक 12, 12 में से 7 गए 5। मुझे बताओ ये 5 नंबर आपको फ्री के नहीं मिले? क्योंकि इसको अपना अटेम्प्ट करने से पहले आपके नंबर तो इनसे कुछ थे ही नहीं, आप तो छोड़ के जा रहे थे। वरना आप रैंडम तुक्का मारते, और रैंडम तुक्का मारने की आपको पता है 20 से 30 प्रोबेबिलिटी है, 20 से 30% की प्रोबेबिलिटी है। अब आपने क्या करा? अब आपने 5 नंबर गेन कर लिए कम से कम, जो फ्री के नंबर आपको है। तो ये दोस्तों मेरी सबसे पहली टिप्स थी, ये आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखना। दूसरी मेरी टिप है, देखो दोस्तों ऐसा होता है कि क्वेश्चन में ना कभी कभी हमारा थ्योरेटिकल आंसर होता है, थ्योरेटिकल ऑप्शंस होते हैं, न्यूमेरिकल नहीं होता, थ्योरेटिकल होता है। और वो ना हमसे कॉन्सेप्चुअल नॉलेज पूछ रहे होते हैं, कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब मान लो एक सब्जेक्ट होता है हमारे इकोनॉमिक्स में, इकोनोमेट्रिक्स, मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको, इकोनोमेट्रिक्स। अब इकोनोमेट्रिक्स में उन्होंने कुछ क्वेश्चन रखा और वो आपको थ्योरेटिकल आंसर पूछ रहे हैं। आपको जो मेरी सेकंड टिप्स है, सुन लेना ध्यान से। डायमेंशन चेक, क्या बोला मैंने? डायमेंशन चेक। आपको ये चेक करना है कि कौन से ऑप्शन का डायमेंशन बड़ा है, ठीक है। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आंसर जो सबसे बड़ा आंसर होता है थ्योरेटिकल वाले में वो सही होता है, इवन इकोनोमेट्रिक्स में तो 100%। क्यों? क्योंकि इकोनोमेट्रिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके थ्योरेटिकल आंसर कभी भी शॉर्ट में नहीं हो सकता, उसको समझाने के लिए थोड़ी बड़ी लाइन करनी ही पड़ेगी। ये मैं टेक्निक तब आपको अप्लाई करनी है जब आपकी हालत वो है कि अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं हो सकता। आप बोल रहे हो सर ये तो टेक्निक है, क्या पता ये भी फेल हो जाए। हाँ बिल्कुल, 50 से 60% की विनिंग प्रोबेबिलिटी है, 40 से 50% की विनिंग प्रोबेबिलिटी लॉस की भी है। लेकिन आप इस रिस्क को लेने से पहले तो 0 पे थे ना, आपके तो पहले वाले नंबर आ रहे थे। अब जो मैं आपको बता रहा हूं उससे तो आपके मार्क्स बढ़ ही रहे, ठीक है। तो ये मेरी दूसरी टिप है। तो जो सबसे बड़ा आपका आंसर होगा, डायमेंशन जिसका सबसे ज्यादा होगा, आप उसे टिक करें। आपकी बेटा तीसरी इंपॉर्टेंट टिप है, सबसे इंपॉर्टेंट। देखो हमारे एग्जाम में ऐसा होता है कि मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको नहीं पता कि कौन सा ऑप्शन सही है, आपने कभी वो क्वेश्चन को नहीं देखा, ठीक है, आपको नहीं आता। तो अगर उन चारों ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव है, मतलब 2 ऑप्शन मान लो, ऑल ऑफ द अबव और नन ऑफ द अबव, ठीक है, ये 2 ऑप्शन आप देखते होंगे। तो ऑल ऑफ द अबव की सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, ये स्टैटिस्टिकली प्रूव्ड हो चुका है। और ये जो मैं आपको सारी बातें बता रहा हूँ ये बहुत बढ़िया रिसर्च करने के बाद बता रहा हूँ। क्या बोला मैंने? अगर आपने ऑल ऑफ द अबाव की ऑप्शन को टिक करते हो तो उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे हाई होगी। लेकिन उसी के कॉरेस्पॉन्डिंगली अगर आपके ऑप्शन में नन ऑफ द अबाव है, नन ऑफ द अबाव यानी नोटा है, तो ध्यान रखना उसके सही होने की प्रोबेबिलिटी सबसे कम होगी। ध्यान रखना नन ऑफ द अबाव को आप कोशिश करना ना के बराबर, बहुत रेल टू रेल चांस हो तो ही उसे सही करना जब आपको क्वेश्चन पर पूरा भरोसा हो। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता और आपको वहां पे दिख रहा है ऑल ऑफ द अबाव है, तो ऑल ऑफ द अबाव को टिक कर दो बगैर सोचे समझे। तो दोस्तों ये मेरी तीसरी ट्रिप थी, तीसरी ट्रिप थी ना शायद, हाँ तीसरी टिप थी। चौथी टिप्स है मेरी यहाँ पे, आई थिंक तीसरी नहीं थी, पहली सी वाली ऑप्शन हो गई, डायमेंशन चेक, ऑल ऑफ द अबव, एंड हाँ फोर्थ वन है एलिमिनेशन मेथड। दोस्तों देखो, एलिमिनेशन मेथड भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है। क्यों? आपको किसी भी क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करना है तो आप कभी भी सही ऑप्शन को मत ढूंढो। मान लो आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो कैलकुलेशन करते हुए आप कभी भी सही ऑप्शन को मत ढूंढो, आप हमेशा गलत ऑप्शन ढूंढो। मैं बच्चों को हमेशा बताता हूँ, लोगों को हमेशा बताता हूँ कि केबीसी के लोग कौन बनेगा करोड़पति, उसमें 50-50 का ऑप्शन हुआ करता था, लाइफ लाइन। आप पहले गलत ऑप्शन को रूल आउट करो, जैसे जैसे आप गलत ऑप्शन को हटाते रहोगे आपके सही ऑप्शन की तरफ जाने की प्रोबेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है।
और ये आप जरूरी नहीं कि उन्हीं क्वेश्चन में लगाओ जिनका आपने कभी भी नहीं देखा हो, आप उन क्वेश्चन में भी लगा सकते हो जो आपको पता है कॉन्सेप्ट सॉल्व करना है, क्योंकि कभी कभी हमारे सही आते हुए क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरी बेटा चौथी टिप थी। मेरी पांचवी टिप है न्यूमेरिकल वैल्यूज। सुनना ध्यान से, न्यूमेरिकल वैल्यूज। दोस्तों होता क्या है कि हमारे एग्जाम में जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं ढिंचाक वाले, ठीक है, और हम सॉल्व भी करते हैं, ऐसे नहीं है कि हम सॉल्व नहीं करते, हम सॉल्व भी करते हैं, लेकिन हम ना ऑप्शन में आके फंस जाते हैं। क्यों? वो लोग क्या करते हैं, आपको 4 प्रकार के ऑप्शन देते हैं। आप ना अभी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, उन्होंने आपको 4 ऑप्शन दिए। मान लीजिए किसी क्वेश्चन का न्यूमेरिकल आंसर आ रहा है 2, एग्जाम्पल सोच लो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन का आंसर आ रहा है 2। अब बात यह कि ऑप्शन किस प्रकार सेट होंगे। सबसे पहले तो एग्जामिनर जो होगा उस 2 जो आपका राइट आंसर है, 2 ऑप्शन देगा, मतलब 4 में से एक तो सही ऑप्शन देगा और 2 ऑप्शन और देगा जो उस ऑप्शन के क्लोज होंगे। क्या बोला मैंने? जो सही ऑप्शन है, जैसे 2 ऑप्शन है तो 1 और 3 दे देगा साथ में, जिससे कि आप पक्का कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। ये मैंने बहुत जगह देखा है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्योंकि आपका आंसर 2 शायद आ रहा हो या क्लोज आ रहा हो, ठीक है, लेकिन 1 और 3 इवन कभी कभी वो डेसिमल में खेल जाते हैं। किसी को अगर आंसर 1.2 है और एक का आंसर 1.25 है, तो आप कंफ्यूज होंगे। देखो 1.2 मतलब 1.20 है होता है, एंड 1.25 एक अलग होता है। तो वो इस प्रकार भी खेलते हैं कभी कभी एग्जामिनर। तो 3 ऑप्शन ऐसे हो गए, है ना, और एक ऑप्शन दे देगा वो बहुत दूर का, बिल्कुल जैसे 15 16 20 25 दे देगा। ठीक है, आपको दिमाग में ये बात रखनी है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आप देखो, 2 या 3, 2 या 2 से ज्यादा क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है। वो कभी भी चारों को चारों क्लोजेस्ट नहीं देगा, ठीक है, चारों को चारों क्लोजेस्ट नहीं देगा। अच्छा, कभी कभी वो क्या करेगा, 2 क्लोज दे देगा और 2 ऑप्शन बिल्कुल अलग अलग दे देगा। जैसे आंसर 2 है तो 1 दे दिया, 2 दे दिया, ठीक है, तीसरा ऑप्शन दे दिया उन्होंने 15, चौथा ऑप्शन दे दिया उन्होंने 50। ऐसा करते हैं कभी कभी। और ये कब अप्लाई करना है, जब आपको कुछ नहीं आता हो, एग्जाम में आपकी हालत डाउन हो, ठीक है, तो आपको कौन सा, आपको ध्यान का करना है, आपको ध्यान करना है कौन से ऑप्शन ऐसे जो जिनका ऑप्शन सबसे क्लोज है। तो फिर आगे आगे दोस्त आपको देखो सोचना पड़ेगा, फिर आगे आपको कुछ ना कुछ तो टेक्निक और अपनानी पड़ेगी। ठीक है, चलो ये हमारी हो गई पांचवी टिप। उसके बाद में एक छठी टिप आती है हमारे पास में, ठीक है, एक एक छठी टिप आती है, दैट इज लिमिटिंग कंडीशन। कभी कभी एग्जाम में होता क्या है, लिमिटिंग कंडीशन बता रहा हूं मैं आपको। एग्जाम में ऐसा होता है कि हमें ना न्यूमेरिकल वैल्यूज में ही जो आंसर होता है वो लेस देन और मोर देन में दे रखा होता है, मतलब लेस देन और मोर देन। ठीक है, या तो आपको ऑप्शन सही पता है या तो आपको सही आंसर मालूम है, और अगर आपको सही आंसर नहीं पता और आप तुक्का मार रहे हो, तो ध्यान रखना, आपको यही देखना कि इन चारों ऑप्शन में क्या ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू है या नहीं है, मतलब इक्वल टू वाला साइन है या नहीं है। जैसे उन्होंने आपसे मैथमेटिकली डोमेन पूछ लिया, एक्स की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 5 भी दे रखी है, एक्स की वैल्यू 5 भी दे रखी है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो सही आंसर होगा, सही आंसर होने की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो एक्स लेस देन और इक्वल टू 5 होगी। मतलब जो इक्वल टू वाला साइन होगा, आई होप मैं आपको सही समझा पा रहा हूं, है ना, शायद मैं आपको सही समझा पा रहा हूं। तो जो लेस देन और इक्वल टू वाली बात होगी वो सही होगी, तो इस चीज के बारे में और ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद में आपकी सातवीं यानी सेवंथ टिप है वो यही है। देखो, आपके पास अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है, आपके पास अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो स्टैटिक है, जो स्टैटिक है, तो स्टैटिक मतलब जिसकी चीजें कंफर्म है, जैसे मैथमेटिक्स है, स्टैटिस्टिक्स है, इकोनोमेट्रिक्स है, ठीक है, जिसकी चीज कंफर्म है कि इसका आंसर यही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें करंट अफेयर भी है, जिसमें जैसे इकोनॉमिक्स होता है, इकोनॉमिक्स ना स्टैटिक नहीं होता, ठीक है, वो फ्लेक्सिबल होता है, उसके अंदर ओपिनियंस चलते हैं, इंट्यूशंस चलते हैं, मतलब आप क्या सोच रहे हो मैं क्या सोच रहा हूँ। ठीक है, ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी आपका एक आंसर कभी कभी भी सही नहीं हो सकता। वो कौन सा आंसर होता है मैं बता देता हूँ, ऑलवेज एंड नेवर। मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर आप करंट वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो जो स्टैटिक नहीं है, जिसका जो कंसेप्ट है वो ओपिनियन पर बेस्ड है, ठीक है, ओपिनियन, जैसे मान लो पॉलिटिकल क्वेश्चन है कोई, तो वो तो कम, देखो पॉलिटिकल है, ठीक है, या या कोई क्लाइमेट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है, या कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज के आउटकम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कभी भी नेवर या ऑलवेज नहीं हो सकता। तो यदि आपके ऑप्शन में नेवर या ऑलवेज वाला ऑप्शन है तो वो नहीं होगा,
वो नहीं होगा सही आंसर। तो आपको उनके अलावा देखना, ठीक है। तो दोस्तों ये मैंने आपको 7 टिप्स बताई हैं। होप सो आपको ये अच्छी लगी होंगी, पसंद आई होंगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए कि आपको इनमें से कौन सी टिप सबसे ज्यादा पसंद आई है। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।